हर हर महादेव दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो कि गुजरात के द्वारिका जिले में स्थित है। इस वीडियो में हम जानेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, मंदिर तक कैसे जाएं और मंदिर में दर्शन करने के तरीके भी इस वीडियो में बताएंगे। कब जाएं ये भी बताएंगे, साथ ही साथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आती रहती हैं। तो गाइस, देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे पहुँचें। जैसा कि हम जानते हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका जिले में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिका से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में रुकने खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आपको सबसे पहले द्वारिका पहुंचना पड़ता है। आपको द्वारिका पहुंचने के लिए आपके शहर से तीनों माध्यम उपलब्ध हैं। रेल मार्ग, हवाई मार्ग तथा बाई रोड भी आप द्वारिका तक आसानी के साथ अपने शहर से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हवाई मार्ग की। अगर आप हवाई मार्ग से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर नज़दीकी एयरपोर्ट पोरबंदर एयरपोर्ट है, जहाँ के लिए आपके शहर से आसानी के साथ फ़्लाइट मिल जाती हैं। अगर पोरबंदर के लिए आपके पास डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल पाती हैं तो आप जामनगर, जो कि वहाँ से 225 किलोमीटर की दूरी पर है, राजकोट या अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। तीनों ही जगह से आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस तथा टैक्सी आसानी के साथ मिल जाएगी। अपनी सुविधा के अनुसार आप बस या टैक्सी पकड़ के द्वारिका आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं रेल मार्ग की। वैसे द्वारिका में एक छोटा रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर द्वारिका तक डायरेक्ट ट्रेन मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। द्वारिका के आसपास बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जैसे राजकोट, जामनगर तथा अहमदाबाद हैं। जामनगर, राजकोट तथा अहमदाबाद से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जो कि 6 से 7 घंटे में आपको द्वारिका में उतार देगी। अभी बात कर लेते हैं सड़क मार्ग की। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात की सभी सड़कें बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छी सड़कें हैं। आप अगर अपने पर्सनल व्हीकल से द्वारिका आने का प्लान कर रहे हैं तो तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या गुजरात ट्रांसपोर्ट की बसों को यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ उनका इस्तेमाल करके द्वारिका आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं द्वारिका पहुंचने के बाद वहां पर कहां रुकें। जैसा कि हम जानते हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में रुकने तथा खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको द्वारिका में ही नाइट स्टे के लिए रूम लेना पड़ता है। द्वारिका में आपके रुकने के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी यात्रा को कम बजट में करना चाहते हैं तो वहाँ पर काफ़ी धर्मशाला हैं, जिसमें आपको 200 से 300 रुपये में आराम से एक रूम मिल जाता है। द्वारिका में मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस भी है, जिसमें आपको 500 से 700 रुपये में नॉन एसी रूम तथा 1100 से 1200 रुपये में आपको फुल्ली एसी रूम मिल जाएगा। अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो द्वारिका में लग्जरी होटलों की कोई कमी नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी लग्जरी होटल में नाइट स्टे कर सकते हैं। अभी द्वारिका पहुंचने के बाद अभी बात कर लेते हैं मंदिर तक कैसे पहुँचें तथा मंदिर में दर्शन कैसे करें। अगर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए आप अपने पर्सनल व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। आप द्वारिका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अपनी इच्छानुसार किसी भी वक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। इसके अलावा द्वारिका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट का बस सर्विस। गोमती द्वारिका से भीड़ द्वारिका के लिए सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे 2 बसें चलती हैं, जो कि 3 बत्ती चौक से निकलती हैं। वो आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा भीड़ द्वारिका दोनों जगह लेके जाती हैं। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक ऑटो को हायर करके अपनी सुविधा के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं और बड़े इत्मीनान और आराम के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। अभी आप मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद अपना कीमती सामान जैसे मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक चाबी तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वहाँ पर फ्री लॉकर सर्विस अवेलेबल है, उसमें जमा करा देते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं है। अपना कीमती सामान तथा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डिपॉजिट करने के बाद मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं तथा लाइन में लगते हुए मंदिर के
प्रसाद कक्ष में पहुंचते हैं। वहां से आपको ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने के लिए प्रसाद लेना होगा तथा आपको भोग लगाने के लिए आपको टोकन भी लेना होगा। अगर आप गर्भगृह में जाने के लिए 250 या उससे अधिक का टोकन लेते हैं तभी आपको गर्भगृह में जाने की अनुमति मिलती है। बिना किसी भोग या बिना किसी टोकन के आपको गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिलती है। आप अपनी इच्छा अनुसार टोकन या प्रसाद लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं और भगवान का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दर्शन करने के पश्चात मंदिर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं जिनको हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। गौमुख गंगा जैसे मंदिर के पीछे आते हैं हमें एक लेक दिखती है और देखो पूरा का पूरा जो लेक है इससे मंदिर की दीवार लगी हुई है। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर मछलियों के लिए दाने भी खिलाते हैं, मतलब जो आटा खिलाते हैं उसकी गोली। मछलियाँ कितनी आ रही हैं, आती हैं मछलियाँ। और पीछे से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए यात्रा कर रहे हैं और आप द्वारिका में रुके हैं तो आपके खाने की व्यवस्था क्या रहती है? वैसे द्वारिका में आपके लिए खाने की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। द्वारिका में मंदिर ट्रस्ट की ओर से 20 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाता है। द्वारिका में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं जहां पर आपको 100 से 150 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगा। और आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो द्वारिका में अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं जहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार खाना खा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। वैसे बात करें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरी साल खुला रहता है। अपनी इच्छा अनुसार पूरी साल कभी भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आ सकते हैं। बेस्ट टाइम की बात कर लें तो आपके लिए नवंबर से फरवरी का टाइम सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि नागेश्वर में महाशिवरात्रि तथा सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और जन्माष्टमी तथा राधाष्टमी के आसपास के टाइम पर द्वारिका में इतना भीड़ रहता है आपको होटल्स तथा खाने पीने की समस्या हो सकती है। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा नवंबर से फरवरी तक आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आएँ। अभी बात कर लेते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है, जो कि गोमती द्वारिका से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक धर्मात्मा, सदाचारी और शिव जी का अनन्य भक्त था जिसका नाम सुपुरिया था। एक दिन वह अपनी नाव से समुद्र मार्ग से कहीं जा रहा था। उसी समय एक तारुक नामक राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। राक्षस तारुक ने सुपुरिया सहित सभी साथियों का अपहरण कर लिया तथा अपनी पुरी में ले जाकर उनको सभी को बंदी बना लिया। सुप्रिया भगवान शिव का एक अनन्य भक्त था, इसलिए वह हर समय तन मन से भगवान शिव की आराधना में लीन रहता था और कारागार में होने के बावजूद भी भगवान शिव की आराधना में लीन रहता था। सुप्रिया ने अपने अन्य साथियों को भी भगवान शिव का भक्त बना दिया और धीरे धीरे कारागार में भगवान शिव की भक्ति का बोलबाला होने लगा। जब राक्षस तारुक ने ये सब सुना तो वह क्रोधित हो उठा। उसने देखा कि सुपुरियो ध्यान लगाए बैठा है
राक्षस धमकाते हुए बोला, तू आंखें बंद करके कौन सा षड्यंत्र कर रहा है? लेकिन सुप्रियो ध्यान लगाए बैठा रहा। गुस्सा होकर राक्षस ने सुप्रियो को जान से मारने का आदेश दे दिया। सुप्रियो अपनी हत्या के डर से भी नहीं डरा, वह भगवान शिव का ध्यान लगाकर बैठा रहा। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुप्रियो को कारागार के अंदर ही दर्शन दिए और उसी समय से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम से जाने जाने लगा। और उसके बाद भगवान शंकर की शक्ति से सुप्रिया ने सभी राक्षसों को मार गिराया। सो गाइस, ये थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।